हेलो दोस्तों, स्टडी विद टारगेट में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो हमें स्टडी करने के लिए डेली एक टारगेट की जरूरत होती है। मैं भी टारगेट से ही पढ़ाई करती हूँ और मैं आपके लिए भी ऐसे ही टारगेट लेकर आ रही हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू कर रही हूँ और मैं आपको 20 से 22 दिन में ये पूरे के पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म करवा दूंगी। तो हम पढ़ाई तो बहुत सारी करते हैं, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अब टाइम आता है कि हम PYQ लगाएं और टेस्ट लगाएं, क्योंकि एग्जाम भी अब डेट आ चुकी है। आपने देखा ही है कि RO की डेट आ चुकी है और लोअर पीसीएस का भी एग्जाम जल्दी ही होगा। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सबके लिए मैं ये टॉपिक्स जो है अब वो लेकर आऊंगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इतना तो एग्जाम में आते ही आते हैं, आप सबको पता, आप एग्जाम देते रहते हैं तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसीलिए आपके लिए 2 टॉपिक लेकर आई हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत कम समय में अपना ये वीडियो और अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आपका रिवीजन भी बहुत क्विक हो जाए। तो मेरा जो ये वीडियो है वो क्विक रिवीजन से रिलेटेड वीडियो है। तो मैं आपका 20 से 22 दिन में ये पूरा कवर करा दूंगी पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया और मेरा वीडियो को सराहा तो मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट भी लेकर आऊंगी। वैसे मैंने सोचा है कि मैं एक सब्जेक्ट और इसके साथ लेकर चलूंगी, लेकिन आपके कमेंट्स और आपके रिएक्शंस पे ही मैं अपना आगे के वीडियोस भी डालूंगी। तो मैं यहाँ पे टॉपिक शुरू करने वाली हूँ भारत का संवैधानिक विकास, जो कि पॉलिटिकल साइंस का हमारा फर्स्ट टॉपिक है और इसके अंदर हमारे 2 टॉपिक आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट पारित हुए थे वो सब पढ़ेंगे और ब्रिटिश राज के अंतर्गत भी हम जितने एक्ट पारित हुए थे वो सारे पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक आज मैं कवर करूंगी। तो बस आपको इंपॉर्टेंट इसमें देखते जाना है, ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आराम से इसको पढ़ते जाइए या सुनते जाइए और आपका पूरा टॉपिक कवर होता जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मैं जब जहां पर बोलूँ कि ये चीज याद रखनी है आपको, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बस ऐसे ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके PYQ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा, जैसा कि हमें पता है कि भारत का संवैधानिक विकास 2 पार्ट में बटा हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम में और ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियम में। तो इसमें आपने देखा कि 1773 से 1853 तक ये हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट आते हैं और 1858 से 1947 तक हमारा ब्रिटिश राज के अंतर्गत अधिनियम आते हैं। अब चलते हैं, तो ये दोनों आपको ईयर याद रखने हैं, दोनों के, ये इंपॉर्टेंट है, ये आते ही हैं। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको। तो ये देखिए, पहला है हमारा क्वेश्चन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको पता है 1773 से ही हमारे ब्रिटिश इंडिया के एक्ट शुरू हुए थे। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है हमारा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जिस पे मैं सर्कल करती जा रही हूँ या जिसको हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको याद ही रखना है। तो यहाँ हमें बस इतना याद रखना है कि 1773 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बंगाल के गवर्नर को दे दिया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, हमें ये याद रखना है। कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में जो है वो 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। तो हमने तो ये याद रखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, उसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बस इतना याद रखना है। इसके बाद हमें ये याद रखना है कि इस एक्ट यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हमारे कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। तो यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन आता है कि कब प्रतिबंध लगाया गया कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने के लिए और निजी व्यापार करने पे। तो ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही लगाया गया था। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। पीट्स इंडिया एक्ट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत जो इन्होंने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। अब आते हैं पीस इंडिया। तो पीस इंडिया एक्ट हमारा आया था 1784 में। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। तो ये जो दोनों अधिकार आप इसमें बताए गए हैं, ये दोनों के दोनों सबसे पहले कॉर्नवालिस को मिले। कौन कौन से अधिकार? तो एक तो प्रधान सेनापति की शक्ति और दूसरा आपका ये निरस्त करने का जो अधिकार था कि निर्णय को निरस्त कर सके और लागू कर सके। तो ये दोनों ही अधिकार जो है वो कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि कंपनी के अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा पहली बार ये याद रखना है, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, वो भी हर साल इन्होंने 1813 में हमारी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे कि 1813 के एक्ट के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। तो चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उसका एकाधिकार इन्होंने नहीं छीना, ये आपका बना रहा। अब आते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये आपका चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसमें जो है ये बहुत क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब आते हैं कंपनी के समस्त व्यापारी कार्य समाप्त कर दिए गए इस चार्टर के द्वारा और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कानूनी सदस्य को कब सम्मिलित किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया और सबसे पहले जो कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे वो थे हमारे मैकाले। इस एक्ट और मैकाले अंग्रेज थे, आपको सबको पता है, भारतीय नहीं थे। तो इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। अब आते हैं 1853 के चार्टर में। तो जितना मैं इस इंपॉर्टेंट नोट में बता रही हूँ बस इतना ही पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप चलते हैं 1853 का चार्टर। 1853 के चार्टर के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर के द्वारा की गई, तो ये 1853 के चार्टर के द्वारा की गई थी। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ, तो वो भी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो आपने देखा कितनी जल्दी मैंने इस टॉपिक को कवर कर लिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप बहुत कम समय में इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में से, अब हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये टॉपिक कितना तैयार है। और अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और टॉपिक आपका नहीं तैयार है तो आप 2-3 बार मेरे इस वीडियो को सुन लीजिए, जिससे कि आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो बस आप इतना ही पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो आप पढ़ते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो किसके तहत किया गया था, तो अभी हमने पढ़ा था कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप भी आंसर करते चलिए और फिर बाद में बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मिलान करना है सूची का। तो यहाँ पूछा गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे दिखाना पड़ेगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो हम सबको ही पता है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पीट्स के भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। ठीक है, ये आपका फिर से मैं मिलान कर देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये इसके साथ ए आपका इसके साथ जाएगा, ये आपका एक है। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो हमें पता ही है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी हमारे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। तो ये इसका ऑप्शन, ये इसका सी का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 3 नंबर। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का ऑप्शन आपका हो जाएगा 1833 में। तो कानूनी सदस्य यानी कि मैकाले जो है वो 1833 में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ कि पहला टॉपिक हमारा फिनिश होने वाला है। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो आप आंसर देख ही सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो किसी भी भारतीय और क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म जन्म स्थान के किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पद और सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा, यही इस चार्टर एक्ट कहता था। और कालांतर में राजनीतिक आंदोलनों में 1837 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार भी बनी थी। तो हमारा पहला टॉपिक ये फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो अब सेकंड टॉपिक है हमारा ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। तो अब जो वाइसराय था वो डायरेक्ट आपका ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन गया था। कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वाइसराय बने। तो आपने पहले देखा था कि भारत का गवर्नर बना था जनरल आपका बेंटिक, और अब बने हैं यहाँ पे कैनिंग जो बने हैं भारत के प्रथम वाइसराय बने थे। तो अब आते हैं नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा ही। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत परिषद अधिनियम 1861। अब हम लोग 1861 के अधिनियम पर आ गए हैं। तो 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई, जब हम लॉ बनाने की जब प्रक्रिया हुई, तो वो हमारा 1861 के अधिनियम के द्वारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसने वाइसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हमें कब बजट पे बहस करने का अधिकार मिला और कब हमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आपको पता है कि 1892 का जो हमारा अधिनियम था उसी से हमें बजट पे बहस करने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी इसी अधिनियम से हुई। अब चलते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है उस पे। तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। अब आते हैं पृथक निर्वाचन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथक निर्वाचन कब हुआ और इसके साथ साथ बजट की जो विवेचना है और प्रश्न का अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचन हमको जो मिला है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था कब? 1909 के आपके ये मार्ले मिंटो सुधार में ही। भारत शासन अधिनियम 1919 पे आ जाते हैं। अब तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून, ये थोड़ा सा जूम हो गया है, एक सेकेंड, बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन प्रणाली कब आई। तो ये आपके 1919 के मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार के द्वारा ही आई थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जाना था, जिसका कार्य 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और आप जानते हैं इस आयोग कौन था जिसका गठन किया जाना था? तो यही था हमारा साइमन कमीशन, जिसको 10 साल के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी थी। लेकिन साइमन जो है वो 10 साल से पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी उसने, और इसी वजह से साइमन कमीशन वाला जो कांड हुआ था वो आप जानते ही हैं, उसके बारे में पढ़ा है, वो भी मैं आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई। भारत में मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। और इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो 1935 का अधिनियम है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। और 1935 के अधिनियम के तहत ही कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और इसने 1900 वायसराय का पद जो था वो समाप्त कर दिया और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि 1947 के अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त किया और डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इसके प्रीवाइक्यू करने में। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है आपका बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपको पता ही है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। और जहां पर ये आंसर नहीं है, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, मैं आपको बता देती हूँ, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएयर थे। गुएयर, मैं बता देती हूँ, गुएयर हम ऐसे लिखेंगे, गुएयर थे। ठीक है, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। या फिर हम इसमें 1935 अगर नहीं है तो हम इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हमें पता है कि भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया, मैंने अभी आपको बताया है 1937 में। और किस एक्ट के तहत? तो 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वो आपको पता ही है कि 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो था वो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। और केंद्र में, ठीक है ना, तो जब उपबंध कब किया गया था? 1919 में किया गया था। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। आपको पता ही है, आरक्षित विषय और दूसरा आपका था हस्तांतरित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा 1935, क्योंकि इसमें पूछा गया है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो द्विसदनीय पहली बार बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो द्विसदनी विधायिका एक्ट लाया था, अभी हमने देखा 1919 का हमारा एक्ट लाया था, ठीक है, द्विसदनी विधायिका। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो आप बताइए किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है हमारी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवक्त किया गया? तो ये सिद्धांत प्रवक्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो आप देख रहे हैं 1935 का अधिनियम कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप भी इनको रट लीजिए एकदम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। देखा आपने, फिर से वही क्वेश्चन, वही आंसर आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी 12 में। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या क्या विशेषताएं नहीं थी। तो इसमें से हमारा विशेषता नहीं थी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो ये हमारा जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था ये? तो ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, रट लीजिए इसके सारे क्वेश्चन जितने मैं पीवाईक्यू में करवा रही हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधिनियम। अब चलते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये प्रावधान हमारा शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। देखा आपने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको आप ये भी देखते जा रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन कब कब कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको ये भी देखते जा रही, ये आया था आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो हमें पता है कि 1935 का जो अधिनियम था उसने संघीय शासन की व्यवस्था हमें दी थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सब 1935 के अधिनियम से ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियां जो दी गई थी वो हमारी दी गई थी गवर्नर जनरल को, है ना। जितनी भी अवशेष शक्तियां बची थी 1935 में वो सारी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, तो यहाँ पर अभी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये पढ़िए। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख कहीं भी नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्ट मिशन में किया गया, और जो बाकी के जो तीनों हैं वो आपके 1935 के अधिनियम में समाहित हैं, ये सारे के सारे। तो यहाँ पर ये लिखित संविधान वाला रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ जो है हमारा 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो है वो भारत से अलग हो गया? तो वर्मा भारत से हमें पता ही है 1935 के अधिनियम से अलग हुआ था, ठीक है। ये 1935 के अधिनियम से हमारा ये वर्मा भारत से अलग हो गया था, और 1937 में जो है एक्ट तो 1935 था, पर अगर ईयर पूछा जाए तो 1937 आएगा, ठीक है। 1937 के अधिनियम से ये हुआ था। तो देखिए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अब यहाँ पे कुछ भी हमारा बाकी नहीं रह गया, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आपको मेरे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और ये नोट्स कैसे लगे मुझे बताइएगा। अगर आप बोर हो गए हैं तो भी बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों को सजेस्ट करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँ तो मेरा हौसला बढ़ाइए और मैं वीडियोस को लाती रहूँगी। तो बताइएगा कि कैसा लगा। वैसे मैंने ये जितना भी आपको दिया है वो बहुत ही क्लीन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बस इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना सा पढ़ लीजिए, इतना सा सुन लीजिए। अगर पढ़ने का समय नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है, वो जॉब में होते हैं, तो वो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए बैठ के 5-10 मिनट सुन लेंगे 3-4 बार, तो आपको उसे ही रट जाएगा आराम से। और ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए, तो इन क्वेश्चन को बार बार देख लीजिए 4-5 बार, आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में इससे पीवाईक्यू से आपका बहुत भला हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरों को भी मेरा चैनल जो है वो सजेस्ट करें। तो एंड के साथ आपको कि ये 2 टॉपिक की जर्नी पॉलिटिकल साइंस की कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं फीडबैक जरूर चाहती हूँ ताकि मैं अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट भी कर सकूँ, तो इसलिए इस फीडबैक को भी चाहूँगी ताकि आप फीडबैक से बता सके कि मैं किस तरह से आगे का अपना टॉपिक ये है कवर कर पाऊँ। तो इंडियन काउंसिल, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये थर्ड टॉपिक होगा, और 4 टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगी संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, जिसमें समितियाँ आई थी और हमारा संविधान निर्माण आया था। ये 2 टॉपिक कंप्लीट करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।